दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, आरओ एआरओ की परीक्षा बेहद ही नज़दीक है। 20 सितंबर को है आयोजित होना है परीक्षा आरओ एआरओ की। तो इस सिलसिले में साथियों, इतिहास से जितने भी प्रश्न अभी तक बार बार पूछे गए हैं आरओ एआरओ में, तो उसी को साथियों इसमें कराया जा रहा है। चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो या फिर मध्यवर्ती इतिहास हो, सभी साथियों इसमें प्रश्न शामिल हैं। 160 प्रश्न हैं दोस्तों, और ये पहला जो है भाग है, इसमें 80 प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और, हिंदी के लिए भी साथियों बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट बनाई गई है। सभी जितने भी कठिन शब्द हैं साथियों, एक एक शब्द की व्याख्या की गई है। प्लेलिस्ट साथियों बना है, आप उसको ज़रूर देखिए। आरओ एआरओ के लिए साथियों हिंदी सीरीज तो प्लेलिस्ट बनी है। आप हिंदी भी देख सकते हैं उसमें साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी उसमें पढ़ाई गई है, व्याख्या किया गया है। तो चलिए लेकिन देखेंगे आज का पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसको कि हम लोग तख्ते हाउस भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने उसका साथियों वो दोस्तों क्षमा करिएगा, शाहजहाँ ने इसका जो निर्माण कराया था, तो मुग़लों के किस भवन में रखा गया था। ठीक है, आपको बताना है मुग़लों के किस भवन में रखा गया था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो दिल्ली के लाल किले का जो दीवाने आम है, दीवाने आम, उसमें साथियों रखा गया था। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में ये रखा गया था। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेंगे दोस्तों पहले। ठीक है, ओके। दूसरा है, मुग़लों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसको मोती मस्जिद ही कहा जाता है साथियों। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ये निर्माण दोस्तों कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने संभवतः कराया था। संभवतः के साथियों औरंगजेब ही हैं। बाबर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। वह केंद्रीय एशिया में फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, ये सही है। वह अपने पिता की ओर से चंगेज़ खां और माता की ओर से तैमूर का वंशज था। ये भी ठीक है। उसने प्रसिद्ध सूफी कृति मनसवी का फारसी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया था। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों ये सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है ए, पढ़। ठीक है, पढ़ बोलते थे जो मौर्य साम्राज्य में मुद्रा चलती थी। यहाँ पे कुछ शासक हैं और उनके मकबरे दिए हुए हैं। तो आपको बताना है वो जो शासक हैं किस मकबरे में दफनाए गए थे। तो बाबर का जो मकबरा है दोस्तों वो है काबुल अफ़गानिस्तान में। हुमायूं का जो है दिल्ली में है, और अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है आज के। ठीक है, तो ये सभी 1 2 3 4 ये सभी मैच है। ठीक है, चलिए। किस युद्ध के पश्चात एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई थी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में जब शेर शाह बनाम हुमायूं का युद्ध हुआ था, तो हुमायूं ने गंगा पार करके अपनी जान बचाई थी और उसकी एक मदद भिश्ती द्वारा की गई थी। चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट। निम्न से कौन से मुगल शासक एक अर्ध राजपूत, इसका मतलब है राजपूत माँ से जन्मा था। तो इसमें 2 है, आपको बताना है कौन कौन सा है। वो है जहांगीर एवं शाहजहाँ। जहांगीर एवं शाहजहाँ थे। किसके शासनकाल में पेशवा पद न केवल शक्तिशाली हो गया बल्कि वंशानुगत भी हो गया था। तो इसका सही विकल्प है वो है संभाजी। निम्न में से कौन सा प्रथम मराठा शासक है जिसे मुगलों से मान्यता मिली थी। तो इसका सही विकल्प है वो है ए, शाहू। ठीक है, चलिए। नूरजहाँ का बचपन का नाम क्या था, आपको बताना है नूरजहाँ का बचपन का नाम क्या था। तो इसका जो है वो है मेहरुन्निसा। साथियों ये सभी जो प्रश्न है सिर्फ आपके रिवाइज के लिए हैं। फटाफट रिवाइज करते रहिए, और जो भी अगर यहाँ पे आपको लगे कि गलत है उसको कमेंट में ज़रूर करके बताइए। चंदावर के युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था। तो इसमें जो पराजित हुआ था शासक वो था जयचंद। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1192 में। किसके किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद इसमें पराजित हो गया था। ओके, इसमें सूची है दो सूचियां हैं, लिस्ट हैं, और आपको बताना है कि इनकी राजधानी क्या थी। चलिए, तो ए का जो है पेशवा की राजधानी थी पूना। ठीक है, बी का हो जाएगा 4, भोंसले, ये बड़ौदा से बिलोंग करते थे। और होलकर जो है ये चले जाएंगे इंदौर में। गायकवाड़, ओके, गायकवाड़ चले जाएंगे दोस्तों बड़ौदा में।
साथियों यहाँ पे जो भोंसले है, एक मिनट, यहाँ पे फिर से साथियों देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। पेशवा जो है पूना में है और भोंसले जो है दोस्तों ये है नागपुर में, ठीक है। होलकर जो हैं ये हैं इंदौर से, और गायकवाड़ है दोस्तों बड़ौदा से, ठीक है, बड़ौदा से। सिंधिया चले जाएंगे ग्वालियर में। ये सही मैचिंग है इसकी, देख लीजिए एक बार फिर से। चल, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही विकल्प है वो है थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा थॉमस मुनरो। कॉर्नवालिस थे जमींदारी प्रथा से संबंधित थे, ठीक है। चल, स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को कहा जाता है? किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो यह है रिपन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, 1919 में। मॉन्टे मेरिलो कब हुआ था? मॉन्टे मेरिलो अधिनियम पारित हुआ था, तो ये है सॉरी साथियों, मॉन्टे मार्ले मिंटो, ठीक है, 1909 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बात किया था 1909 के अधिवेशन में, ठीक है। मार्ले मिंटो जो सुधार था वो 1909 में आया था और इसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लागू की गई थी। इसमें ही कहा गया था सांप्रदायिकता को वैधानिकता का दर्जा प्राप्त हुआ था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया था? तो ये लिटन के द्वारा लागू किया गया था, लिटन के द्वारा लागू किया गया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये था रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। स्वराज दल का वह नेता कौन था जिसने सर्वप्रथम सरकारी पद स्वीकार करके स्वराज दल को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था? तो इसका सही विकल्प है वो है बीजी पटेल। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो साथियों आपको बस याद रखना है, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस ने, आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत में आया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये इसकी स्थापना 1851 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसकी जो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन संस्था की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1902 में की गई थी। संस्थापक कौन था? सतीश चंद्र बासु। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सभी थे, ठीक है दोस्तों, ये सभी थे। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी, किसके किसके बीच हुआ था? और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए थे, ये भी ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए थे, ठीक है दोस्तों। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी ठीक है। तो इसका उपयुक्त सभी प्रावधान किए गए थे, एक बार देख लीजिए, ये सभी प्रावधान किए गए थे। 1932 की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? किसने कौन सा नारा दिया था? आपको बताना है, मैच कराना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी सही है। महात्मा गांधी डू और डाई, करो या मरो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। एयो ह्यूम, वेदों की ओर लौटो, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, आ जाओ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी 1897 में, ठीक है। सन क्या है? 1897। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? इसको हम लोग बोलते हैं सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946 को। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बस याद रखना है 16 अगस्त 1946 को।
भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व कौन था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति। ठीक है साथियों, आंदोलन हो रहा था। युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, इंग्लैंड कमजोर भी हो गया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार, लेबर पार्टी आ गई थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी तत्व जो है वो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक था। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं, कौन कहलाता है भारतीय राष्ट्रवाद की पिता? तो राष्ट्रवाद के पिता जो हैं राजा राममोहन राय कहलाते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले थे कौन? तो ये थे राजा राममोहन राय। इनको भारतीय जो है पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लुई विवियन डेरोजिए जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया। साथियों पहले बता दूं, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 में हुई थी कलकत्ता में। और लेकिन इसको जनप्रिय बनाने का कार्य किया था केशव चंद्र सेन जी ने। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह है आर्य समाज से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेशी राज चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो दोस्तों ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था तो 13वां जो शिलालेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृतिक भाषा में है, प्राकृत में। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है साथियों? लिपि की बात हो रही तो ये ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो लौरिया नंदगढ़, इसको बोलते हैं लौरिया नंदगढ़। कहाँ पे है? कुछ बिहार में। तो इसमें जो है मयूर की आकृति है। ठीक है, चल। पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? पश्चिमी जो क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? 41 क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रमुख शासक था वो था डेमेट्रियस। भारत का राजा किस यूनानी शासक को कहा गया है? तो किसको बोला गया है? तो यूक्रेटाइडिस को भारत का राजा बोला गया है। दुभाषी सिक्कों को भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अपोलोडोट्स को। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो ये था फ्रांसिस मार्टिन, इसने जो है पांडिचेरी की स्थापना की थी। मेनेंडर की किस ग्रंथ में अत्यधिक प्रशंसा की गई है? तो मिलिंद पन्नों में मेनेंडर की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। ओके। द्रख्म कहते थे, द्रख्म क्या था? मूर्ति को, ग्रंथ को, सिक्के को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है वो है सिक्के को द्रख्म कहते थे। शकों के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, विकल्प है वो है बी, सीथियन। साथियों इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आपको याद रखना है स्किथी, या फिर इसको बोलते हैं स्किथियन। ठीक है, तो सीथियन या फिर स्किथी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साथियों उसमें राजा तो था कनिष्क, लेकिन अध्यक्ष कौन था उस समय? वसुमित्र। ठीक है। मेनेंडर किस धर्म का अनुयायी था? मेनेंडर को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिलिंद। तो मेनेंडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग गांधार कला। ठीक है, गांधार। बौद्ध धर्म का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो महाविभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे नागार्जुन। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है प्रज्ञा पारमिपिता। ठीक है, प्रज्ञा पारमिपिता। इसमें साथियों थोड़ा अजीब सा प्रश्न है। सियायू यूची नाम था, किसका नाम था? साथियों मुझे सर्च करने पे नहीं मिला, ये क्या है? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। सियाओ यूची का नाम था, किसका नाम था? छोटी यूची का। ये साथियों यूची का पता ही नहीं है। तायूची कहते थे, किसको बोलते हैं? तो ये बड़ी यूची को बोलते हैं। ठीक है, यूची के बारे में पता लगाना है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाला कुषाण शासक कौन था?
तो ये कुजुल कैटफिशेस था साथियों, मुझे लगता है कुजुल कैटफिशेस था। इसमें आपको अगर साथियों कुछ भी गलत लिखे तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो शक संवत की स्थापना की थी कुषाणों ने। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण क्या था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया। समुद्रगुप्त के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था आपको बताना है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्यावर्त राजप्रसभोद्रढ़। आर्यावर्त राजप्रसभोद्रढ़ इसको बोलते हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्व दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह। इसका विकल्प है बी, सर्व दक्षिणापथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, खिजर खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यह है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का लड़का कौन था? उसका पुत्र था सिकंदर लोधी, ठीक है। उसके बाद आया गया था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पहले पानीपत के युद्ध में मार गिराया था। गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो यह है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसने की थी आगरा शहर की। शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो कलिंजर के युद्ध के समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, इनके हाथ में बम लग गया था, बारूद। और एक कलिंजर का युद्ध साथियों किस सन में हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सारे प्रश्न साथियों मैंने आपसे पूछे हैं। इतिहास में शेरशाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इतिहास में शेरशाह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है और इन्होंने ही एक जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चलिए, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी। तो ये सड़क कहाँ से कहाँ तक थी? तो कलकत्ता से पेशावर तक ये सड़क थी। शेरशाह को भारतीय मुसलमान शासकों में महानतम मानने वाला विद्वान कौन था? किसने कहा था कि ये बड़ा महान था मुसलमानों में? तो हेग जो है नाम का विद्वान था। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? तो ये है विजयनगर। विजयनगर को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया और इनके एक राजा हुआ करते थे, महान राजा कृष्णदेव राय, उनकी भी इन्होंने बड़ी तारीफ की है, ठीक है। उनका भी नाम का उल्लेख किया गया है, कृष्णदेव राय। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हुई। किस इतिहासकार का कथन है? वो सीढ़ी पर से साथियों लड़खड़ा कर गिर गया था। तो इसको बोला है लेन पोल ने। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो वो था बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। तुलगमा पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो ये भी बाबर था, ठीक है। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जलालुद्दीन अकबर का वास्तविक नाम था। अकबर का जन्मस्थली था, कहाँ जन्म लिया था इसने? तो ये अमरकोट में इसका जन्मस्थल था अकबर का। अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ किया गया था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कालानौर में। दीन-ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीन-ए इलाही की स्थापना की थी साथियों अकबर ने, और इसमें शामिल होने वाला एकमात्र हिंदू जो राजा था वो था बीरबल। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो इनको अकबर को बोला जाता है राष्ट्रीय सम्राट अकबर, महान अकबर। सुलह कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये था अकबर ने ही सुलह कुल नीति का पालन किया था। और साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह सिकंदरा में। और साथियों अभी इसमें कुछ प्रश्न और हैं, ठीक है। तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। शाहजहाँ का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो यह है खुर्रम। जहांगीर के शासन काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज, साथियों इंपॉर्टेंट है। तो आए तो थे विलियम हॉकिंस, विलियम फिच भी आया था, टॉमस रो आया था कि नहीं साथियों, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन, शायद आया था, टॉमस रो भी आया था। लेकिन साथियों जो सर्वप्रथम आया था वो था विलियम हॉकिंस 1608 में, और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है, इंग्लिश खान कहा। उसके बाद विलियम फिच 1615 में आ गया था।
मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किसने किया था? तो ये था अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर ही था। ठीक है। और मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत जो वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? जो मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये है आईने अकबरी में। ठीक है। तो साथियों ये 84 प्रश्न थे और टोटल 160 हैं। बाकी के साथियों अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो रिवाइज करते रहिए दोस्तों लगातार। और जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है। आपको आज कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए साथियों मिलते हैं कल। थैंक यू।